काटने, एकदम दर्राटे काटने सिखा दूंगा आज आप सब लोगों को। रेशो को आज के बाद जब भी रेशो का सवाल तुम्हें दिख जाएगा ना, तुम कहोगे ला सवाल मुझे दे, मैं करूँगा सॉल्व। इतना मजा आएगा रेशो करने में। आज के बाद कोई और कर रहा होगा, कहोगे ला मुझे दे, मैं कर रहा हूँ सॉल्व। ये चीज़ सिखाऊंगा आज। देखो आओ सवालों, पहला सवाल देखो। अच्छा एक चीज़ और याद आ गई मुझे आज, एक चीज़ ये याद आ गई भाई, सबसे बड़ी समस्या पता है देश की युवा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज का युवा चुनौतियों से परेशान नहीं है। आज का युवा समझ गए होगे किससे परेशान है। आज का युवा चुनौतियों से परेशान नहीं है, आज का युवा इन चूतियों से परेशान है। कौन है ये आसपास है। बच्चा जाएगा, रोज तैयारी कर रहा है, बच्चे को साल भर हो गई, 2 साल हो गई तैयारी करते करते। उसकी रनिंग थी, आर्मी की दौड़ मार के वो आ गया। 2 साल से पढ़ाई कर रहा है, उसका कोई पेपर था, पेपर दे के वो आ गया। और गाँव के ही कुछ लोग हैं, आसपास के ही कुछ लोग हैं, पहले तो उस लड़के के साथ जितने लड़के गए होंगे पेपर देने, उन सबसे जाके पूछेगा कि ये लड़का पेपर देने गया था, कैसा हुआ इसका पेपर, कैसा आया पेपर, इसका सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जो दौड़ करके जो लड़का आया ना, पता है कि लड़का रनिंग मार के आ गया, रनिंग इसकी क्वालिफाई है, फिर भी पूरे गांव में पूछ के आ जाएगा। इससे पूछेगा, उससे पूछेगा, यार इसकी रनिंग लग गई, और इसकी रनिंग लग कैसे गई यार, हमने तो कभी देखो ना दौड़ लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तुझे क्या मतलब है बताओ, तुझे क्या मतलब है? उसकी रनिंग लगी ना लगी वो उसका विषय है, उसे नौकरी मिलेगी ना मिलेगी ये उसके परिवार का मुद्दा है। आपको क्या करना है इन सब चीज़ों से? आप अपने बच्चों को देखो ना, अपने बच्चे को देखो 10वीं में 2 बार फेल हो गया था, कैसे पैसे देके नकल से पास करवाया है। उसकी चिंता नहीं है, चिंता है उस लड़के की जो मेहनत कर रहा है, चिंता है उस लड़के की जो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा है, दिन रात एक करके रनिंग कर रहा है, खून पसीना उसने एक कर दिया, उनकी चिंता है। और एक और सबसे बड़े वाले हैं, लड़का दौड़ करने जा रहा है रोज, वो जाएंगे केवल शाम को, उन्हें जाके बैठना है, उनके पास कुछ भी काम है नहीं, वो जाके बैठेंगे तुम्हारे पास, बम्बा तक जाएंगे, बम्बा पे बैठ कर केवल वो अपनी डींग हाँकेंगे कि भैया 1600 मीटर वहाँ है, अरे हम जाया करे अपने समय पे, हम जाया करे वहाँ, तुम्हें यार 5 मिनट लग जाए 1600 मीटर में, हमें 3.5-4 मिनट लगे। मैं भैया वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो छोड़ दो, वर्ल्ड रिकॉर्ड की तो नेक्स्ट शर्म कर लो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तो कम समय बता दे रहे हो भाई तुम। इन्हें केवल डींग हाँकनी है और केवल डिमोटिवेट करना है बच्चों को। तो मेरे भाई जो सीनियर देख रहे हैं ना, जो एक बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, उससे जो सीनियर लोग हैं, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, महाराज बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो तो डिमोटिवेट मत करो, नेगेटिविटी उनके अंदर मत भरो। और बच्चा तो मेहनत कर ही रहा है, युवा तो इस सिस्टम से परेशान है। सिस्टम ऐसा है हमारा कि ये सिस्टम, एक तो गवर्नमेंट वाला सिस्टम, गवर्नमेंट वाले सिस्टम की बात ही नहीं कर रहा मैं इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो सिस्टम हमारे आसपास है, जो हमारा माहौल है, जो सिस्टम हमसे जो बड़े वाले हैं, चाचा जी हैं, बड़े भैया हैं, मतलब जो तैयारी नहीं कर रहे या तैयारी के फेज से आगे निकल गए। एक तो वो हैं जो कहीं सेलेक्ट हैं, उनसे आप राय लोगे तो वो मोटिवेट ही करेंगे। जो कहीं सेलेक्ट नहीं हुए, जो खुद फेलियर हैं, वो केवल आपको डिमोटिवेट करेंगे। उनसे कोई भी राय लेने चले जाए तो कहेंगे यार बहुत टफ है, पेपर बहुत लीक हो रहे हैं, बिना दलाली के नंबर नहीं आएगा, पैसे जाते हैं, ये है वो, तमाम तरह की 1000 बात आपको बता देंगे, इतनी नेगेटिविटी आपके अंदर भर देंगे। कल को आपका मन ही नहीं करेगा कि भाई मैं रनिंग करने चला जाऊँ, कल को मन ही नहीं करेगा कि मैं तैयारी करने के लिए पढ़ने बैठ जाऊँ। आप कहेंगे बात सही कह रहा है। उनसे दूर रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, कनेक्शन में रहना उन लोगों के जो सिलेक्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों के टच में रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप पॉजिटिविटी आएगी और अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। संगति का क्या मतलब है? संगति का मतलब है संगति। जैसे लोगों के साथ रहोगे उसी गति में चले जाओगे। पढ़ने वालों के साथ रहोगे तो उनके साथ गति होने लग जाएगी, बेकार लोगों के साथ रहोगे उनके साथ गति तुम्हारी चली जाएगी। जैसी संगति में रहोगे उसी तरफ गति तुम्हारी चली जाएगी। संगति का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। पिछली वीडियोज़ में भी मैंने बताया किस तरह काम करता है संगति। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, इधर उधर की, पड़ोसी की, रिश्तेदार की, इन सब की किसी की सुनने की जरूरत नहीं है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जा रहा। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा अपने आप इनके मुंह बंद हो जाएंगे और अपने आप तुम्हारे पास आएंगे कि भैया ये काम है, ये काम करवा दो। तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तब तक बदनामी करेंगे कि ये तो इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये आवारा है, वहाँ आवारागर्दी करता है, पढ़ने जाता है, तो ये कहेंगे दौड़ने जाता है, जाके वहाँ बम्बे पे बैठ के फ़ोन पे ही बात करता रहता है 4 घंटे। जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे उस दिन यही कहेंगे हाँ यार लड़के ने मेहनत करी थी भाई, ये लड़का तो मेहनती था। और यही लोग जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तक कहेंगे अरे वो कहीं दौड़ वोड़ नहीं कर रहा, वो कहीं कोचिंग नहीं जा रहा भैया, वो तो समोसे खाता घूम रहा है, वो तो मोटरसाइकिल लेके घूम रहा है, मोटरसाइकिल पे स्टंट करता है वो लड़का। अरे ऐसी मोटरसाइकिल चलावा है उल्टी सीधी, खुद तो मरेगा ही, एक आधा और मार देगा। ये सब चीज़ें रहेंगी उस दिन तक जिस दिन तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जा रहा। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन सारी बातें बंद, सबके मुंह बंद अपने आप हो जाएंगे। तब तक धैर्य रखे, शांति के साथ, किसी को जवाब मत दो। जवाब समय देगा, जवाब आपका सिलेक्शन देगा, जवाब आपकी नौकरी देगी। तब तक धैर्य के साथ सवालों को सीखेंगे, गणित को सीखेंगे और सारे सब्जेक्ट को सीखेंगे। आज जो मैंने सवाल लिए बहुत कमाल के सवाल है। रेशो का मैं ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ ऐसे सवाल जिसमें आप फंस जाते हैं।
जो लड़के बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हैं, जो बहुत अच्छा गणित जिन्हें नहीं आता, वो इन सवालों में फंसते हैं। और इन सवालों का ब्रह्मास्त्र मैं बताऊंगा, आज के बाद कभी नहीं फंसोगे। इन सवालों में है क्या, बेसिकली बेसिक कंसेप्ट जो है इन सवालों का वो ये है कि इन सवालों में कहेगा एक रेशो दे देगा, कहेगा उसमें पहली वाली संख्या में कुछ जोड़ा, कहेगा पहले वाले रेशो में कुछ जोड़ा, दूसरे वाले रेशो में कुछ घटाया, तो मुझे दूसरा रेशो दे देगा कि ये रेशो प्राप्त हुआ। पूछ लेगा पहली वाली संख्या बताओ, दूसरी वाली संख्या बताओ, या क्या कहेगा एक रेशो दे देगा, फिर कहेगा इनमें क्या जोड़ूं क्या घटाऊं कि ये दूसरा वाला रेशो प्राप्त हो। तो ऐसे सवालों को आज देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। 3-4 तरीके बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बता दूंगा, सारे सवाल में लगा देना, सारे सवाल हो जाएंगे। पहला सवाल देखो, पहला सवाल कह रहा है एक ही मासिक आय का अनुपात 6:5 है। बहुत ध्यान से समझ लेना मेरे भाई, एक सवाल में खत्म कर दूंगा कहानी, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी ऐसे सवाल में। सवाल कह रहा है एक ही मासिक आय ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है। उनका मासिक व्यय, आय और व्यय मुझे लगता है आप सब लोग समझते होंगे। आय को लिख रहा हूं मैं इनकम और व्यय को लिख रहा हूं एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई, इनकम उसने बता दी 6:5 है, मासिक व्यय बता दिया 4:3 है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ रहा है। यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपए की बचत करता है, मासिक आय की राशि क्या थी? बचत इसने दे दी 400 रुपए की, 400 रुपए की बचत हो गई भाई। बचत दे दी 400 रुपए, इनकम आय दे दी, एक्सपेंडिचर व्यय दे दिया और बचत दे दी 400 रुपए है। ये दो चीजें रेशो में दी है। ये नंबर दे दिया असली वाला, जिसके बेसिस पे हम निकालेंगे सवाल का उत्तर। क्या पूछना चाह रहा है? मासिक आय पूछना चाह रहा है, दोनों की टोटल, यानी कि इन दोनों की मासिक आय पूछना चाह रहा है। पहला तरीका जो इस सवाल को सोल्व करने का मैंने पहले ही बताया था, कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये देखना है उत्तर किससे कटेगा। रेशो के सवाल में दोनों की टोटल इनकम पूछ रहा है, तो 6 और 5 11 यूनिट, जो भी उत्तर आएगा 11 का भाग उसमें जाएगा। आप ऑप्शन चेक करेंगे, पहले वाले ऑप्शन में 11 का भाग नहीं जाता, दूसरे वाले में नहीं जाता, तीसरे में जाता है, चौथे में नहीं जाता। हो सकता है तो आप यहां से भी टैकल कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन मिला जिसमें 11 का भाग जा रहा है, तो ऑप्शन सी इस सवाल का जवाब हो जाएगा, आंख मीच के, आंख बंद करके, बिना कुछ सोचे। अब देखो बेसिक सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद एक सॉल्यूशन और बताऊंगा जो सारे सवालों में लग जाएगा। बेसिक तो सब में लगता है, ये बेसिक का ही वो शॉर्टकट है, वो कैसे काम करता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखा है, कह रहा है बचत 400 रुपये। तो आपसे मैं एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि जो आय है, जो इनकम है, वो हमेशा बराबर होगी व्यय, कितना खर्च हुआ और कितना मैंने बचा लिया। अगर मैं अपनी बचत को और अपने खर्च को जोड़ दूंगा तो वो हमेशा बराबर होगा आय के। जो चीज़ें यहाँ मैंने लिखी है उसे साथ के साथ या तो लिखते चलो, या फिर वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखना और बाद में नोट कर लेना। आय हमेशा बराबर होगी कितना आपने खर्च किया और कितना आपने बचा लिया। खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो वो आय के बराबर होगा। इतनी चीज़ मुझे लगता है आपकी समझ में आती होगी। यहाँ पर आय दे रखी है 6:5। बेसिक सोल्यूशन सबसे पहले देख लो। तो क्या मानते हैं, मान लो जो 6 यूनिट है, मैं कहूँगा 6x ए की आय थी, 5x बी की आय रही होगी। अच्छा, एक्सपेंडिचर 4:3 है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर रेशो को मुझे लिखना हो तो 6x/5x ऐसे मैं रेशो को लिख सकता हूँ। अब बचत 400 है, तो मैं इनकम में से अगर बचत को घटा दूँ, दोनों की बचत 400 है, दोनों की इनकम में से बचत को घटा दूँ, तो इनकम में से बचत को घटाने पर क्या बचा? खर्च। तो आप कहेंगे खर्च बच गया, यानी एक्सपेंडिचर, यानी इसका अनुपात 4:3 होना चाहिए। ये है बेसिक सोल्यूशन। मैंने क्या कहा, इनकम में से बचत घटा दिया तो खर्च निकल के आ गया, इनकम में से बचत घटा दिया तो खर्च निकल के आ गया। खर्च का रेशो क्या होगा? 4/3, वो दे रखा है सवाल में। इसी सवाल को सॉल्व कर लूँगा, एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा, उत्तर आ जाएगा। बेसिक से करके दिखा रहा हूँ, फिर बताऊँगा कैसे शॉर्टकट से कैसे सवाल को सॉल्व करना है शॉर्टकट मेथड से। देखो आप यहाँ ध्यान से देखो, 6 का गुणा 3 में हुआ, तो इसे मैं लिख रहा हूँ 3 गुणा 6x। 18x में नहीं लिख रहा, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो मैं अभी आपको बताऊँगा क्यों नहीं लिखा। यहाँ आप लिखेंगे 3 गुणा 400 यानी 1200, इसे आप ऐसे लिख देंगे, इक्वल टू यहाँ 4 गुणा 5x हो जाएगा, और यहाँ आप देखेंगे 4 चौके 1600 आ जाएगा माइनस का। इतनी चीज़, इसे मैंने इसलिए अलग अलग लिखा है क्योंकि जो शॉर्टकट है यहीं से निकला है, वो मैं आपको सिखाऊंगा इसके जरिए। ये देखो भाई, आप देखेंगे 36 18x और 5 चौक 20x। जब 18x को मैं दूसरी साइड ले जाऊँगा तो केवल 2x बचेगा, और 2x की वैल्यू कितनी बचेगी? आपने देखा 4 चौके 16, इसे भी 4 गुणा 4 में लिख ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 400, और ये 4 दिया 1200, ये 4 चौक 1600। 1600 में से जब 1200 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 400 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास 200 यूनिट आ रही होगी। जब x की वैल्यू आपके पास 200 यूनिट आ जाएगी, यानी कि 1x 200 के बराबर है, और पूछ रहा है इनकम कितनी है, तो 6x तो इसकी है, 5x इसकी है, दोनों की 11x है। 11x दोनों की टोटल, मैंने लिखा 11x है टोटल इनकम। टोटल इनकम में x की वैल्यू जैसे ही आप 200 रखेंगे, 11 दूनी 22, 22 से इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो ऑप्शन से भी आ सकता था, जो मैंने अभी आपको बताया, जो आपको पेपर में करना है जिस हिसाब से। बेसिक बच्चों के लिए ये बता दिया। अब देखो ऐसा सवाल, मान लीजिए यहाँ तो चला गया था 11 का भाग, तो आपने देख लिया कि उत्तर ऐसे निकाल लेंगे। जब 11 का भाग भी ना जाए और बेसिक भी समझ में भी ना आए, तो मैं जो चीज़ अब बता रहा हूँ ना, ये समझ लो ध्यान से। आप क्या करेंगे ऐसे सवालों में, जब भी ऐसा सवाल आएगा, पहला रेशो लिखेंगे, 6:5 दिया है तो 6:5 लिख लिया यहाँ।
दूसरा वाला उसके नीचे लिख लिया 4:3। अब बता रहा हूँ कैसे करना है, फिर बताऊंगा ये चीज़ आई कहाँ से। यहाँ पे लिखेंगे जो यूनिट दे रखी है 400 400। अब क्या करना है, इसका और इसका गुणा करना है। 36 18, ये 18 आया। दूसरा गुणा करना है 5 चौके 20, इसका गुणा 20 आया। इनका अंतर लेंगे आप 2, तो अब 2 यूनिट की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से। देखो इसका गुणा करेंगे तो 1600 आ गया, 1600। और इसका 1600 और 400, इसका गुणा करेंगे 3 और 400, कितना हुआ भाई 1200। इसका अंतर ले लेंगे, यहाँ इनका अंतर लिया 2 आया, तो 2 की वैल्यू आएगी कितनी, इनका अंतर लेंगे 400। 2 यूनिट की वैल्यू 400 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर होगी। पूछ रहा है इनकम कितनी थी शुरुआत में, दोनों की टोटल इनकम थी 6 यूनिट, 5 यूनिट यानी 11 की वैल्यू निकाल देंगे, 11 दूनी 2200 आ रहा होगा। ये हुआ शॉर्टकट। ये मेथड आया कहाँ से, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी सवाल में बताऊंगा। आगे फिर ये मेथड नहीं बताऊंगा कहाँ से आया, सीधा सॉल्यूशन करवाऊंगा। देखो ये कुछ भी नहीं है, ये जो इधर मैंने सॉल्यूशन लिखा है ये केवल शॉर्टकट है, केवल मैंने एक दूसरे तरीके से लिख दिया है इसी चीज़ को। इस चीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ मैंने 6 और 3 का गुणा किया, तो यहाँ देखो ध्यान से 6 और 3 का गुणा हुआ। दूसरा यहाँ देखो 5 और 4 का गुणा यहाँ हुआ, 5 और 4 का गुणा मैंने यहाँ कर दिया। अब देखो जब मैं x को एक साइड लेके गया था तो 18 में से 20, 18 इधर गया, 20 में से माइनस हुआ तो 2x बचा था। वही चीज़ यहाँ हुई, 18 में से 20 गए तो 2 यूनिट बचा। अब देखो जो नंबर है मेरे पास उसके साथ भी यही हुआ था, ये 4 चौक 1600 था, और जब ये 1200 1600 की साइड गया तो आपने देखा कि ये असल में ये माइनस का आ रहा होगा, ये दोनों तरफ माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस आएगा तो माइनस कट जाएगा, इसलिए ये प्लस हो जाएगा बाद में। तो 1200 देखो 4 तिया 12, यहाँ आपने देखा 4 तिया 1200 ये हुआ, 4 चौक 1600 यहाँ हुआ, इनका अंतर। असल में मैंने क्या किया, x वाली वैल्यू थी उनका अंतर लिया मैंने, जो नॉर्मल वैल्यूज़ थी उनका मैंने अंतर लिया। तो केवल उनका अंतर लेके मैंने देखा कि 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ अंतर से ये 200 आ गई, वही यहाँ 2 यूनिट की वैल्यू 400 आई, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आई, 11 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल ली। बेसिकली ये तरीका इसी का शॉर्टकट है। कहाँ से आया ये मैंने आपको बता दिया। अब जितने भी सवाल होंगे इस अप्रोच से हम सीधा सवाल को कर रहे होंगे। पेपर में कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आपको पता है कि 6 और 5 11 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी होगी लास्ट में। अगर आपको बेसिक आता है तो ये इमेज आपके माइंड में बन जाएगी, जैसे ही आपको पता चलेगा कि 11 की वैल्यू निकालनी है। एक नज़र ऑप्शन पे देखेंगे 11 से कौन सा कट रहा है। अगर मान लीजिए ऑप्शन बहुत बड़े आ गए, देख के नहीं पता चल रहा, तो 11 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई है नंबर सिस्टम में। 11 की डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम पता कर लेंगे कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं दूसरे सवाल पे। अब देखो दूसरे सवाल को आप कैसे चुटकियों में कर दोगे इसी कंसेप्ट से। दूसरे सवाल को देखना भाई ध्यान से, इसे मिटा दे रहा हूँ, तब तक आप सवाल को पढ़ लो। सवाल कह रहा है किसी P और Q की आय का अनुपात 3:4 है। तो सिंपल दूसरे वाले कंसेप्ट से जाऊंगा। 3:4 इनकी आय का अनुपात है, 2:3 इनके व्यय का अनुपात है। दोनों 6000 रुपये बचा लेते हैं, ये भी 6000 बचा लेता है, ये भी 6000 बचा लेता है। ऐसे मैंने लिखा, इनमें गुणा किया 3 तिया 9, इनका गुणा किया 4 दूनी 8, तो 1 बचा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिली भाई मुझे, यहाँ देखो, यहाँ जब ये नीचे वैल्यू सेम हो तो एक काम और कर सकते हैं आप, और समय बचाने के लिए आप केवल इनका अंतर देखें। 1 आया, 1 में इसका गुणा कर दे 6000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6000 हो गई। कुछ भी नहीं है, ये वही वाली बात है भाई। इसका गुणा आप करोगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 में से 12 गए तो 6 बचेंगे। तो इसको और कम करने के लिए आप क्या करेंगे, इनका केवल जब ये वैल्यू सेम हो, एक जैसी हो, तो इनका अंतर निकाल के उसका गुणा कर देंगे एक वैल्यू में। तो 1 की वैल्यू 6000 आई। निकालना क्या है, आपसे पूछा गया P की आय कितनी है, तो P ये है, Q ये है। तो P की आय कितनी थी 3 यूनिट, 1 की वैल्यू 6 है, तो 3 की वैल्यू 6 तिया 18 आ रही होगी। 18000 आ जाएगा इस सवाल का उत्तर। अब आप कहेंगे भाई यहाँ आपने भाग दे के क्यों नहीं देखा पहले ही, तो भाग दे के इसलिए नहीं देखा क्योंकि जब मैं सवाल को पढ़ रहा था उतनी देर में मैं भाग देख के दे चुका था, भाग दे के देख चुका था। देखिए P की वैल्यू 3 यूनिट है, तो मैं सबसे पहला काम क्या करता पेपर में, मैं देखता P की आय पूछी है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी लास्ट में। मैं देखता ऑप्शन में किस ऑप्शन में 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन बी में भी जा रहा है, ऑप्शन सी में भी जा रहा है, ऑप्शन डी में भी जा रहा है। तो इतना जैसे ही आपको पता चला कि एक से ज़्यादा ऑप्शन ऐसा आ रहा है जिसमें इसका भाग जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये वाली अप्रोच छोड़नी पड़ेगी। दूसरी अप्रोच से आप सवाल करेंगे, यहाँ से आप इस मेथड से जाएंगे। ये मेथड कहाँ से आया, बेसिक कैसे हुआ, चाहे तो बेसिक से करके देख लें इस सवाल को, और आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी। तरीका ये है इस सवाल को करने का, ऐसे सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक और तरीका बताता हूँ इस सवाल को सॉल्व करने का, लेकिन वो जो तरीका है ना, वो कुछ ही सवाल में लगता है, सीमित सवालों में लगता है, इसलिए मैंने वो तरीका आपको बताया नहीं। ये वाला तरीका हर एक सवाल में लगेगा, लेकिन जो सीमित तरीका, देखिए 3:4 दे रखा है, इनकम 2:3 दे रखा है, एक्सपेंडिचर, और दोनों 6000 रुपये बचा लेते हैं, 6000 रुपये दोनों बचा लेते हैं। अब मुझे बताओ, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो बचत आ जाएगी। 3 में से 2 गया तो 1 यूनिट अंतर आ रहा है, 4 में से 3 गया तो यहाँ भी 1 यूनिट है। जब ये अंतर बराबर हो, जब ये अंतर बराबर हो जाए और बचत भी दोनों की बराबर है, तो उस केस में मैं कह सकता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू 6000 है, 3 की पूछ रहा है तो सीधा 18000। इस सवाल का उत्तर मैं ऐसे भी लगा सकता था, लेकिन ये वाली अप्रोच वहीं काम आएगी जब ये बराबर दे रखा हो
और यहाँ भी माइनस करने पे बराबर ही आ रहा हो। एक तरीका और भी है इस सवाल को करने का, जहाँ हम उसे बराबर कर लेते हैं। एक तरीका और भी है जहाँ बराबर कर लेते हैं, अंतर बराबर नहीं है तो उसे अंतर को भी बराबर किया जा सकता है। लेकिन इन सबसे बेहतरीन अप्रोच वही है जो मैंने अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाली अप्रोच बताई, उससे सारे सवाल हो जाएंगे। बाकी मैं आपको सारे मेथड बताऊंगा, वो मेथड भी बताऊंगा जब वो सवाल आएगा जिसमें ये अंतर सेम नहीं होगा, तो मैं वो वाली अप्रोच भी बताऊंगा कि बराबर कैसे किया जाता है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखो अगला सवाल, तीसरा सवाल देखो भाई, जल्दी जल्दी सवाल कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे उसके बाद कुछ और बातें करेंगे। अंत में वीडियो के अंत में बातें करेंगे जब सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 11:10 है। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, 11:10 आय और व्यय का अनुपात दे रखा है। भाई बहुत ध्यान से समझ लो, आय 11 यूनिट है, व्यय 10 यूनिट है। तो मैं देखिए, आय को मैंने कहा इनकम और व्यय, आय को मैंने कहा इनकम, व्यय को मैंने कहा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अंग्रेजी में कहते हैं भैया व्यय को। ये 11 है, ये 10 यूनिट है। तो कह रहा है प्रतिवर्ष 9,000 की बचत करता है, एक साल में 9,000 बचा लेता है। तो आप मुझे यहाँ से देख के बताइए कितने बच रहे हैं। आप कहेंगे 1 यूनिट बचा लेता है, 1 यूनिट की वैल्यू हुई 9,000 के बराबर है। और इसमें एक चीज़ है, वो पूछा था उसकी मासिक आय कितनी होगी। ये तो वार्षिक दे रखा, जब आपको मासिक निकालना होगा तो क्या मैं इसमें 12 का भाग नहीं दे दूंगा। 12 का भाग दिया, ये क्या निकल के आया, देखिए समझिए इस बात को। 1 यूनिट जो अंतर आया वो किसके बराबर है, वो बचत हुई, बचत 9,000 के बराबर है। 1 9,000 के बराबर है। इनकम कितनी होगी, इनकम में 11 का भाग देंगे। जब आप इसमें 11 का गुणा करेंगे, जब 11 का गुणा करेंगे तो इसकी वार्षिक आय आ जाएगी और 12 का भाग दे देंगे तो इसका निकल के आ जाएगा प्रति माह की आय। प्रति माह की आय देखो 11, इसमें सबसे पहले 3 से भाग दिया मैंने, 3 3 3,000 बार गया, ये 4 बार गया, 4 से फिर से काटा तो 4 7 28 और 4 5 20, 750 बार, यानी 75, 750 गुणा 11, 11 का जवाब गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 7 77 और 5 82, 82 से 50 इस सवाल का उत्तर आ रहा होगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ध्यान से देखो, क्या इस सवाल में हम चेक नहीं कर सकते थे 11 का भाग देके। यहाँ तो सीधा सीधा कह रहा है कि उसकी मासिक आय कितनी है, तो यहाँ पे मासिक आय कह रहा है, यहाँ वार्षिक दे रखी है। 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो वार्षिक दे रखी है, 11 जो आय है वो वार्षिक दे रखी है। यहाँ अगर आप ऑप्शन से जाते, यहाँ अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो यहाँ भी आपको नॉर्मल एकदम क्लियर दिखेगा कि जो भी उत्तर आएगा उसमें 11 का भाग तो हो ही रहा होगा। उसके बाद उसमें हमने 11 का गुणा तो उसमें होगा ही, उसके बाद उसमें हम 12 का भाग देंगे। अब 11 का गुणा अगर सवाल के उत्तर में हुआ है तो 11 का भाग तो चला ही जाएगा उसमें। जब आप ऑप्शन चेक करने जाएंगे तो आप देखेंगे 8,000 में 11 का भाग नहीं जाता, 8500 में 11 का भाग नहीं जाता, लेकिन 8800 में भी 11 का भाग जा रहा है। यहाँ कैसे चेक करेंगे, देखो 8 5 13, एक छोड़ के एक जोड़ते हैं, 2 0 0, 13 में से 2 गए तो बचे 11, यानी 11 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। दोनों ऑप्शन में जब 11 का भाग जा रहा है तो आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कौन सा सही है, इसलिए आपको सवाल करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप सवाल कर ही ना पाएँ, मान लीजिए आप फंस जा रहे हैं, आप पेपर में आपसे सवाल हो ही नहीं रहा, तो जब सवाल हो ही नहीं रहा तो उस कंडीशन में मैं इस अप्रोच का इस्तेमाल करूँगा कि मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर दूं, एक आध ऑप्शन को हटा दूं अपने विवेक से। अपने विवेक से मैंने ऑप्शन हटाए कैसे, 11 का भाग देके देखा, 2 ऑप्शन गलत हुए। अब जो तुक्का भी आपको मारना है तो वो 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे मारना है। एक ऑप्शन पे तुक्का मारोगे तो सही होने के चांसेस उसमें बढ़ जाएंगे। हो सकता है आप तुक्का ही डी मार देते इसमें, जब आपको पता है कि ये 2 गलत हैं, बी और डी में एक सही है, तो हो सकता है आप तुक्का डी मार देते तो आपका सवाल सही हो जाता। तो ऐसे सवाल को सोचा जाता है पेपर में। जब सवाल ना हो रहा हो तो शॉर्टकट उसका देखा जाता है, क्या तरीका है जिससे एक आध ऑप्शन को गलत साबित किया जाए। एक आध ऑप्शन गलत हुआ, जितने ऑप्शन आप गलत साबित करते जाएंगे उतने सही के नज़दीक आप पहुंच जाएंगे, उतने चांस बढ़ जाएंगे कि आप सही उत्तर तक उतने चांस बढ़ जाएंगे आपके सही उत्तर तक पहुंचने के। चौथा सवाल देख लो भाई। चौथा सवाल क्या कह रहा है, एक्स तथा वाई की मासिक आय 3:5 है, उनका खर्च 1:2 है। यदि प्रत्येक 5,000 रुपये की मासिक बचत करता हो तो एक्स की मासिक आय बताइए। देखो भाई, मासिक आय कितनी है, इनकम की बात करूं तो 3:5 उनकी आय दे रखी है। एक्सपेंडिचर खर्च की बात करूं तो 1:2 उनका खर्च दे रखा है। कह रहा है दोनों प्रति माह 5,000 बचा लेते हैं, ये भी 5,000 बचाता है, ये भी 5,000 बचाता है। इतना आप जान ही गए होंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो बचत आ जाएगी। अब क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है, सबसे बेहतरीन। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, 5 1 5, दोनों का अंतर लेंगे। पहले गुणा किया फिर दोनों का अंतर लिया, 3 दूनी 6 6, 5 1 5 5, इन दोनों का अंतर लिया तो 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, तो आप 1 यूनिट की वैल्यू कैसे लिखते हैं, 1 की वैल्यू कितनी आई, ये एक नियम में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे लिखा जाता है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है वो लिखेंगे। देखिए इनका अंतर देखेंगे, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5,000, 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 है। इतना समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, इसका फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा, 5,000 1 5,000, 5,000 दूनी 10,000 और 10,000 और 5,000 का भी अंतर ले लेंगे तो 1 की वैल्यू 5,000 आ गई। निकालनी कितने की है मेरे दोस्त, निकालनी है, पूछा गया है मुझसे x की मासिक आय, तो x कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 5 या 15,000 रुपये इस सवाल का उत्तर आ रहा होगा।
अब इस सवाल को ऑप्शन से अगर आपको करना हो तो ऑप्शन से कैसे करते, ऑप्शन से आप फिर देखते, आपको पता है 3 यूनिट की वैल्यू पूछेगा तो लास्ट में जो उत्तर आएगा उसमें 3 का भाग जाएगा। तो यही अप्रोच जब आप लगाते तो ऑप्शन ए गलत हो जाता, ऑप्शन बी गलत हो जाता, लास्ट में 2 ऑप्शन ही बचते। यहाँ भी 50% चांस आपके हो जाते उत्तर में तुक्का मारने के बाद भी सही होने के। 4 ऑप्शन में आप तुक्का मार रहे हैं, एक आदमी है कि 2 ऑप्शन में तुक्का मार रहा है, तो जो 2 ऑप्शन में तुक्का मार रहा है उसके सही होने के चांस ज़्यादा हैं। चलिए ये वाली बात आगे यहीं छोड़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई। 5वां सवाल 5वां सवाल पढ़िए। ए तथा बी तथा सी, यहाँ पे 3 लोग हैं, इनमें 8400 रुपये प्राप्त होते हैं तथा वे ऐसे आपस में 6, 8 और 7 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 3:2:4 है तथा बी 400 रुपये बचाता है तो ए बी सी का व्यय क्या होगा। ये थोड़ा सा अलग सवाल है। मान लीजिए ये देखिए 84 रुपये थे टोटल, जो ए बी और सी 3 लोगों में बांटे गए। किस रेशो में, इसे 6 यूनिट, इसे 8 यूनिट, इसे 7 यूनिट दी गई। अच्छा, अब उनकी बचत का अनुपात क्या है, इसने 3 यूनिट बचाई, इसने 2 यूनिट बचाई और इसने 4 यूनिट बचाई। इतनी चीज़ आपकी समझ में आएगी। अब इस सवाल में दे रखी है 1 की वैल्यू, यानी इस 2 की वैल्यू कह रहा है कि ये 200 रुपये, ये 400 रुपये बचा लेता है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 400 हुई। सवाल कह रहा है ना कि बी 400 रुपये बचाता है। बी अगर 400 रुपये बचाता है तो ये बी है, बी की बचत यहाँ लिखी है मैंने 3, 2 बी की बचत है, 2 की वैल्यू 400 है, यानी कितने का गुणा हुआ है, आप कहेंगे 200 का गुणा हुआ है, तो 3 की वैल्यू 600 हो जाएगी, 3 दूनी 6 होते हैं भाई, 4 की वैल्यू 800 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा कौन कितनी बचत कर रहा है। ए 600 रुपये बचा रहा है, बी 400 बचा रहा है, सी 800 बचा रहा है। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कि तीनों के व्यय का अनुपात क्या है। अब व्यय पूछा, एक चीज़ आप क्लियर देख लो, ये इनकी इनकम का है, ये इनकम का रेशो है, ये बचत का रेशो है। बचत को सेविंग मैंने लिखा यहाँ, ये सेविंग्स का रेशो है। बचत क्या होगी, इनकम में से सेविंग घटा दूंगा तो बचत हो जाएगी, यानी कि बचत क्या होगी, बचत इज इक्वल टू होगा इनकम यानी कि आय माइनस के एक्सपेंडिचर। जितनी मेरी आय है उसमें से यदि मैं अपने खर्चे घटा दूं तो मेरे पास बचत आ जाए। लेकिन यहाँ एक्सपेंडिचर पूछा गया, एक्सपेंडिचर क्या है, तो एक्सपेंडिचर के लिए क्या लिखूंगा भाई मैं, एक्सपेंडिचर का भी सीधा सा तरीका है। अगर आपको अपने खर्चे पता करने हैं कि मेरा खर्चा क्या है, तो आप कहेंगे जितना मैंने कमाया था उतने में से जितना मेरे अभी जेब में बचा हुआ है, जो मेरी सेविंग्स हैं, उससे अगर मैं घटा दूं तो पता चल जाएगा कितना खर्च हुआ था। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यार, छोटी सी बात है। सोचो एक बार कि खर्च निकालना हो तो जो मैंने महीने की 1 तारीख को जितना पैसा मेरी जेब में आया था, उसके बाद महीने की आखिरी तारीख को जितना पैसा मेरी जेब में बचा हुआ है, अगर जो आया था उसमें से बचा हुआ घटा दूं तो जो खर्च हो गया ना उतना, तो खर्चा यहाँ से निकल लिया, इतना आया था इतना बचा हुआ है तो खर्च निकल जाएगा उसे माइनस करके। अब देखो इनकम दे रखी है। अब आपके पास ये तो क्लियर है कि भाई ए ने 600 रुपये बचाए, बी ने 400 रुपये बचाए और सी ने 800 रुपये बचाए, लेकिन आपको भी ये नहीं पता कि इसने कमाए कितने थे। ये रेशो है, असली नंबर नहीं है। असली नंबर कैसे निकलेगा भाई, देखो यहाँ दे रखा है टोटल 8400 थे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। टोटल 8400 जो है वो कितने की वैल्यू है, इन तीनों की टोटल वैल्यू है ना, तो टोटल रेशो देखो कितना है, 7, 8, 7, 15 और 6, आप कहेंगे 21 यूनिट की वैल्यू 84 है, 21 चौके 84, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 400 है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो ए है वो कितना कमाता है भाई, 1 की वैल्यू 400 के बराबर, 6 चौके 2400 तो ए कमाता होगा। दूसरा बी कितना कमाएगा, फिर सब में 400 का गुणा हो जाएगा, सबके पता चल जाएंगे। बी 8 चौक 3200 कमाता होगा और सी 7 चौके 2800 कमाता होगा। तीनों का पता चल गया। अब आपको निकालना है खर्च। खर्च का रेशो आपसे पूछा तो 2400 में से 600 खर्च कैसे निकलेगा, इनकम में से सेविंग घटा के 2400 में से 600 गए तो 18, 24, 1800 ये खर्च का रेशो आ रहा है भाई, खर्च का रेशो 1800 रेशो। 3200 में से आप 400 घटा देंगे तो कितने बचे भाई 2800। और तीसरा सी का कितना, सी का खर्चा क्या है, सी ने 2800 कमाए थे, 800 बचा लिए, यानी 2000 रुपये इसका खर्चा रहा होगा। इसका रेशो निकाल देंगे, सब में से 2 जीरो खत्म हुई, यानी सब में मैंने 100 का भाग लगा दिया, उसके बाद 2 का भाग सब में जा रहा है, तो 9 दूनी 18, 14 दूनी 28 और 10 दूनी 20, 9, 10 और 14 तीनों का रेशो आ रहा है। 9, 10 और 14 क्या दे रखा है किसी ऑप्शन में, 9, 14, 10 दे रखा है, लेकिन 9, 14, 10 नहीं दे रखा है। क्या गड़बड़ हमसे हुई, 9, 14, 10 इस सवाल का उत्तर आ रहा है 9, 14, 10। ऑप्शन सी हमें दे रखा है 9, 14, 10, तो ऑप्शन सी होगा इस सवाल का सही जवाब। इस सवाल में आप देखें कोई अप्रोच लगाकर, अगर आपको कोई अप्रोच इसमें लग रही है कि जिस अप्रोच के आधार पर आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कोशिश करें। एक और तरीका जो हो सकता था इस सवाल में समय बचाने का, वो तरीका इतना सा हो सकता था कि आप केवल ए का देख लेते। पहले आपने देखा ए का 2400 रुपये कमाए, ए ने 600 रुपये खर्च कर दिए, नहीं 2400 इसने कमाए, 600 इसने बचाए, तो 2400 में से 600 गए तो आप कहेंगे 1800 है। तो ए का जो रेशो आएगा वो ऐसा आएगा जिसका भाग 18 में चला जाए। जैसे ही आप देखेंगे 6, 8, 9 और 12, यानी 9 का भाग 18 में जाता है, तो 9 से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं हो सकते कि यही है, क्योंकि 1800 में तो 6 का भाग भी जाता है और 9 का भाग भी जाता है, इसलिए हो सकता है आप फंस जाते हैं। और 12 का भाग भी 1800 में चला जाता है, इसलिए फंसने के चांसेस थे। इसलिए आप क्या करते हैं, ए का निकाल लिया और बी का निकाल लिया, दो अगर सेम
दो जहाँ मैच कर जाते वो आप कंफर्म हो जाते कि उत्तर ये है। ये मैंने तीनों का आपको निकाल के दिखा दिया, ये रहे, ये होगा इस सवाल का उत्तर। उम्मीद है आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, कोई अप्रोच नहीं थी। इस सवाल में बेसिक कॉन्सेप्ट था। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? आय बराबर होती है, आय यानी इनकम, इनकम आपकी बराबर होती है एक्सपेंडिचर यानी जितने आपके खर्चे रहे हैं और खर्चों के बाद कितना आपने बचाया। इन सब को मिला के जो बचता है वो है आय। ये क्वेश्चन नंबर 6। इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, आपकी स्क्रीन पे आपके सवाल में लिखे होंगे इसके ऑप्शन, आप वहाँ से देख लेना। 6वां सवाल है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 की कमी कर देता है। अब आप कहेंगे भैया नियोक्ता क्या होता है, तो मैं अभी समझा दे रहा हूँ, पहले सवाल पढ़ लो। 8:5 की कमी कर देता है तथा वेतन में, ये तो संख्या में कमी करी भाई, पहले 8 थे तो 5 कर दिए। और वेतन यानी सैलरी की बात कर रहा है, वेतन में कितनी कमी करी है भाई इसने? पहले 7 रुपये दे रहा था तो अब 9 रुपये दे रहा है। वेतन में वृद्धि की है इसने, कमी नहीं की, 7 से 9 कर दिया। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन में कुल परिवर्तन बताइए। कुल परिवर्तन कर्मचारियों के वेतन में जानना चाह रहा है भाई, कैसे निकालेंगे? अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो खर्चा है कंपनी का खर्चा कैसे आप डिसाइड करेंगे कंपनी कितना खर्च कर रही है? तो वो डिपेंड करेगा हमेशा यहाँ पर किसी भी कंपनी का। नियोक्ता का मतलब है कोई कंपनी है या नियुक्त करने वाला, जिसने नियुक्त कर रखा है लोगों को, उसे कहा नियोक्ता। उसका खर्चा कितना है भाई? जितने तो संख्या है उसके पास, जितने कर्मचारी हैं, संख्या किसकी? कर्मचारियों की। जितने उसके पास कर्मचारी हैं गुणा अगर कर्मचारियों में कर दूं, एक कर्मचारी का वेतन कितना है, तो अगर आप ये निकाल लेंगे तो टोटल खर्चा पता चल जाएगा। ये भी समझ में नहीं आ रहा तो छोटी सी बात समझो, आप अपने खेत में आलू खुदवाने के लिए 4 मजदूर लाते हैं। एक मजदूर को आप 100 रुपये दे रहे हैं, एक मजदूर को 100 रुपये दे रहे हैं, तो आपका खर्चा कितना हुआ? एक मजदूर का वेतन यानी 100 रुपये, गुणा में कितने मजदूर हैं? 4, टोटल 400 आपका खर्चा हुआ। इतनी सी बात थी यार, कुछ नहीं था समझने को। तो कंपनी का खर्चा क्या होगा? कितने कर्मचारी हैं और एक कर्मचारी का वेतन कितना है, सिंपल सी बात। आप देखो संख्या कितनी थी? पहले 8 संख्या थी और वेतन 7 यूनिट दे रहा था। संख्या में उसने कमी करी है, 8 से 5 कर दिया कर्मचारी, लेकिन वेतन बढ़ा दिया, 7 से 9 कर दिया। अब मैं आपसे पूछूंगी कंपनी का भाई खर्चा कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 8 7 56 यूनिट अगर पहले खर्च कर रहा था, तो अब 9 पंजे 45 यूनिट वो खर्च कर रहा होगा। यानी कि वो क्या पूछ रहा है? परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन में कुल परिवर्तन, टोटल कर्मचारियों का वेतन जो है वही तो खर्चा है भाई। जितने आलू खोदने वाले आपके यहाँ लेबर लगी हुई है, 4 लोग, चारों का मिला के जो जितना पैसा है वो आपका खर्चा है। तो कंपनी का खर्चा सबका जो वेतन है, यानी 56 पहले वो दे रहा था पैसे, लेकिन अब 45 दे रहा है। तो परिवर्तन कितना हुआ? 56:45 के रेशो में कमी हुई उसके खर्चे में। तो मैं कह सकता हूँ 56:45 इस रेशो में कमी हुई। जो ऑप्शन दे रखा हो सवाल में उस पर आप टिक कर लेना, ये होगा उस सवाल का उत्तर। ये मिटा दे रहा हूँ भाई। अगला सवाल और देख लो, इसके बाद कुछ बातें करेंगे और यहीं पर वीडियो को ख़त्म कर देंगे। अगला सवाल देखो, 7वां सवाल। वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है आज, वीडियो की शुरुआत में काफ़ी बातें भी हमने कर ली थी। जो मैं आमतौर पर बचता हूँ बातें करने से, मैं सोचता हूँ कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे दिया जाए, केवल पढ़ाई की बात हो। बातें तो बहुत सारी हैं, आप यूट्यूब पे कितनी भी बातें देखें, तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के इंटरव्यू में तमाम तरह का मोटिवेशन चल रहा है आजकल। उन सब पे न जाके हम केवल सवालों में बात करते हैं। ये सवाल देखो, ABC की आय का अनुपात 7:9:12। बहुत कमाल का सवाल है भाई, तुम्हारे ज्ञान चच्चू बोल देगा ये सवाल। 7:9:12 है और खर्च का अनुपात देखो, लिख लेता हूँ भाई। इनकम आप सबको लिखने की आदत है ना, लेकिन आपको ये लिखने की आदत ख़त्म करनी है। जितना कम आप लिखोगे उतना समय आपका बचेगा, ये आप समझो। तो जितना कम से कम लिख सको, जितना आपके दिमाग में लिखा रहेगा उतना ही काफ़ी है। और खर्च का अनुपात दे रखा है एक्सपेंडिचर, खर्च को कहा मैंने एक्सपेंडिचर, इसका अनुपात है 8, 9 और 15। 8, 9 और 15। बहुत ज़बरदस्त सवाल है भाई। यदि ए अपनी आय का, ए के बारे में दे रखा है कि ए जो बचत है ए की, वो आय का 1/4 है। आय का 1/4 ए बचा लेता है। ये एक छोटी सी ट्रिक मुझे दे दी और कह रहा है तो ABC की बचतों का अनुपात बताइए। बहुत कमाल का सवाल है। पहले इसका बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम कोशिश करेंगे क्या इसका कोई शॉर्टकट भी हो सकता है। बेसिक समझें इस बात का। जब आप इसे बेसिक से सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे जब मैं इनकी इनकम को मानूंगा तो मैं कहूँगा 7x A की इनकम रहेगी, 9x B की इनकम रही होगी और 12x C की इनकम रही होगी। जब मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँगा, खर्चे की बात करूँगा, तो अब आप x नहीं मान सकते, x यहाँ मान चुके हैं। तो अब मैंने कहा y इसकी रही होगी और 7y नहीं 8y A का एक्सपेंडिचर रहा, 9y B का और 15y C का। इतनी बात समझिए। अब आप यहीं से देखिए, बचत मुझे A की दे रखी है, आय की 1/4 है, यानी आय क्या है 7x है A की, और बचत कितनी है 7x गुणा 1/4, ये दे रखी है मुझे A की बचत।
और बचत निकालने का दूसरा तरीका क्या है? बचत निकालने का दूसरा तरीका है इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर आप घटा दें तो बचत निकल जाएगी। तो मैंने कहा 7x में से 8y घटा दो तो ये बचत मुझे पता चल गई। तो बचत बराबर बचत होनी चाहिए, दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने बराबर करके क्या किया, मैंने आसान कर लिया इस चीज़ को कि मैं इनका रेशो यहाँ से निकाल पाऊँ x और y का रेशो निकलते ही सवाल दम तोड़ देगा। तो जब ये 4 यहाँ भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 4 जैसे गुणा में होगा तो ये 28x हो जाएगा, माइनस के 8 चौके 32y हो जाएगा, बराबर ये 7x बचेगा। 7x को आप लेके आइए उठा के इस साइड बराबर के, 32y को उधर ले जाइए। 28 में से 7 गए तो 21x बच रहा होगा और बराबर में 32y हो जाएगा प्लस का। आप कहेंगे x जो है वो 32 के बराबर है, y जो है वो 21 के बराबर है, यानी x 32 यूनिट के बराबर है और y 21 यूनिट के बराबर है। एक्स वाई की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है सबकी बचतों का अनुपात। तो ए की बचत क्या थी, 7x गुणा 1/4, तो 7 गुणा 32/4 यानी कि 4 अट्ठे 32, 8 सत्ते 56। आप सबसे पहले देखेंगे किस ऑप्शन में सबसे पहले 56 है, तो आप जब देखेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन डी आपको मिलेगा, जिसमें ए की जो बचत है वो 56 दे रखी है। तो आप यहाँ से भी इस सवाल पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिसमें 56 है। ए की जगह यहाँ पे है लेकिन वो बी की जगह है, इसलिए सही नहीं हो सकता। तो ए की जगह 56 मुझे इसमें मिला। और आप चाहें तो सबकी निकाल लें। सबकी कैसे निकालेंगे भाई, एक्स और वाई की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ और घटा देना है। देखिए ए की आय कितनी है, तो जब आप x की वैल्यू रखेंगे 32 गुणा 7 ए की आय हुई, कितना हुआ 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगा 1, 7 21 और 1 भाई 224 ए की आय हुई। और ए का व्यय कितना है भाई, ए का व्यय आपने देखा 21 यूनिट है, 21 गुणा 8 करेंगे तो 8 1 8, 8 दूनी 16, 168। अब आपको क्या करना है, 224 में से 168 घटाना है, तो ये ए का निकलेगा। ऐसे ही बी का जब निकालेंगे तो 9 गुणा आपको करना पड़ेगा, 32 गुणा 9, 32 का गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 8 हाथ से लगा 1, 9 30 27 और 1 28, 288 ए की आय रही होगी। तो भैया व्यय कितना हुआ, व्यय के लिए वाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। वाई की वैल्यू है 21 गुणा 9 जब आप करेंगे तो 9 1 9, 9 दूनी 18, 189 रही होगी। अच्छा सी पे आ जाओ, 32 गुणा 12 जब आप करने जाओगे तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 30 36 और 2 38, 384 रही होगी। जब आप वाई की वैल्यू रखोगे 21 तो 15 गुणा 21 आपको करना पड़ेगा, 15 1 15 का 5 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 31, 315। अब जब आप इस पहली वैल्यू में दूसरी वैल्यू घटा देंगे तो मिल जाएगा आपको। देखिए 224 में से यहाँ घटा लेता हूँ, इसे हटा देता हूँ भाई, यहाँ देखिए यहाँ इस वाले डब्बे में देख लो भाई, 224 में से आपको घटाना है 168 ए की वैल्यू निकल जाएगी, 288 में से घटाना है 189 बी की वैल्यू निकल जाएगी, और तीसरा है 384 में से घटाना है 315 सी की वैल्यू निकल जाएगी। 14 में से 8 गए तो 6 बचे और 11 में से 6 गए तो 5 बचे, 56 रेशो। बी की वैल्यू क्या है, 9 दूनी 18, यहाँ 9 बचा, देखिए 9 बचा, यहाँ बचे 7, यहाँ से 17, 8 और 9 17 यानी 99 बचा। ऑप्शन सी क्या बचा भाई, 384 में 315 गए तो 14 में से 9 गए तो 14 में से 5 गए तो 9 बचे और 7 में से गए 6, यानी कि 56, 99 और 69। इस सवाल का पूरा जो डिटेल मेथड है वो ये है। दूसरा ऐसे शॉर्टकट से आप कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट से आपको ऐसे ही करना है जो यहाँ मैंने करके दिखाया है। एक ही बचत आपको दे रखी थी, सिंपल मैंने यहाँ वैल्यू रखी तो मुझे 856 मिल गया। 56 मैंने देखा एक ही ऑप्शन में दे रखा, तो यहीं तक मैं सवाल को सोल्व करता पेपर में, यहाँ से टिक लगा देता। जब आप पूरे सवाल को सोल्व करेंगे तो इसमें समय लगेगा, समय का खर्चा होगा, समय बचाने के लिए आप इस तरह से जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस सवाल को सॉल्व करना है। ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं। ऐसे सवाल मेरा लेने का मकसद यही है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं और ऐसे सवालों में भी कोशिश करनी है आपको अपना समय बचाने की। चलिए मैं ये मिटा देता हूँ, जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा देख लो। देखो कितने बड़े बड़े सवाल हैं। अब इन्हीं बड़े बड़े सवालों को आप इसी सवाल को ले जाके रख दें उन लोगों के सामने जो कहते हैं कि भाई लड़का पढ़ता नहीं है, लड़का तैयारी नहीं कर रहा। एक सवाल ले जाके चिपका दो उसके सामने, लो भैया ये सवाल करके दिखाओ। जो तुम्हारे सीनियर है ना, जो सीनियर है, जो कहते हैं यार हम पढ़ते थे, हमारे समय पर होती थी पढ़ाई, तो उनके सामने लेके रख दो ये सवाल, लो भैया ये सवाल समझा दो मुझे, आपको पता चल जाएगा भैया कितने पानी में है। ये सवाल है एक एक पेज के जिनके सोल्यूशन है। ऐसे सवाल भी पेपर में आ जाते हैं। इन सवालों से उलझना है, इन सवालों को करते समय आपका पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। एक तो आपका वैसे ही दिमाग खराब है, ऊपर से पड़ोसी आपसे पूछ रहा है क्या हुआ भाई, पिछले वाले पेपर का क्या हुआ, रनिंग का क्या हुआ, दौड़ लगी नहीं लगी। तो ये सारी टेंशन एक तो आपके पास है, ऊपर से पड़ोसी रिश्तेदार सब टेंशन देंगे। सारे स्ट्रेस से आपको लड़ना है, बहुत परेशान नहीं होना, एकदम धैर्य के साथ शांत शालीन रूप से सबको जवाब देने हैं और अपने काम में लगे रहना। एक दिन जवाब समय देगा, समय का इंतजार करो, धैर्य बना के रखो। तब तक वीडियो यहीं रखता हूँ, कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और करेंगे कुछ और दांसू सवाल इस वाले कॉन्सेप्ट पे, जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो मैंने आज आपको सिखाया, जो मैंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट समय लगेगा, इस पर और मैं सवाल लूँगा ताकि इसको और अच्छे से हम समझ लें। अगली वीडियो में इसी पे हम 7-8 सवाल देखेंगे, फिर चलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट की ओर। तब तक के लिए विदा लेते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।